Good evening, everyone. I hope my voice is loud and clear. Okay, thank you so much for your confirmation. कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की तरह। विपिन बोल रहे हैं, श्योर आप ही मार्केट चलाते हैं? नहीं विपिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही मार्केट चला रहा हूँ, सभी लोग काम कर रहे हैं। क्या स्ट्रेंथ आज तो वाकई में, मतलब क्लास के स्टार्टिंग में ही आज इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है। उम्मीद करता हूँ लास्ट तक बनी रहेगी और बिल्कुल बनाए रखेंगे आप। और कल जो लोग चले गए थे लास्ट के अंदर में, वो शायद आज तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ओके तो गाइज, कल की क्लास काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी कुछ चीजें पढ़ी हमने कल की क्लास में। और जैसे कि मैंने बताया था, उसी क्लास का काइंड ऑफ पार्ट टू बोल सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले। बहुत ही इजी क्लास है और बहुत ही मजेदार क्लास है। अब मैंने इजी वर्ड यूज ले लिया तो सबके सब लोग बड़े खुश हुए होंगे। यस, डेफिनेटली बहुत इजी है और बहुत मजेदार है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, रिवीजन सेक्शन तक। क्योंकि हो सकता है कि अगेन मैं कोई चीज डिस्कस करूं और वापस से कोई नई चीज बताऊं और आप उसे मिस कर दें। ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि डेफिनेटली कुछ बताऊंगा ही बताऊंगा। पर हाँ, हो सकता है कि मैं कुछ वापस से कल की तरह ऐसा कुछ डिस्कस करूं इंटरेस्टिंग, जो कल आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ जाए। तो वो चीज बिल्कुल हो सकती है। ओके, अब आप सब लोगों की अगर आज्ञा हो तो मैं चैट को डिसेबल कर दूं कुछ देर के लिए। थैंक यू सो मच ऋषिकेश। बाद में पढ़ूंगा आप सबके मैसेज, जो भी अप्रिशिएशन वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गाइज, ठीक है? मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूँ। बीच बीच में एज यूजुअल मैं इनेबल करता रहता हूँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। मुझे कुछ भी चीज आपसे पूछनी होगी, कंफर्म करनी होगी, तो डेफिनेटली मैं इनेबल करूंगा उसे। ओके, मेट्रोपोलिस पे किसी ने पूछा है। बाद में डिस्कस करेंगे इसको, मेट्रोपोलिस वीटीएल। क्योंकि अभी मैं किसी को भी डिस्कस करने लग गया तो हो सकता है ना उसमें वापस से कोई ऐसी चीज है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो। तो एक बार जो आज की पढ़ाना जरूरी है, पहले वो पढ़ते हैं, देन उसके बाद में हम चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्विकली मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। जो कल हम डिस्कस कर रहे थे वही एक्सेल। एक बार कल क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। कल हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ा। कल हमने ये जाना था कि एक अच्छा ट्रेडर वही है जो इन तीन टाइम फ्रेम के सेट को काम में लेते हुए ट्रेड बनाएगा। इस पे कुछ एक एग्जांपल भी देके, हायर टाइम फ्रेम का अलग रोल था जिसके ऊपर में हम लोकेशन मार्क कर रहे थे, जिसमें हम ये जान रहे थे कि हमें इस स्टॉक में बायर होना है या सेलर होना, बेस्ड ऑन आर ट्रेडिंग पर्पस, कि हमारा ट्रेडिंग पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली इस स्टॉक में बायर होना या सेलर होना। उससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाके हम ये चेक कर रहे थे कि हमारे व्यू को ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सपोर्ट कर रहा था तो हम आगे बढ़ रहे थे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट प्लान करने के लिए। एंट्री स्टॉप लॉस हम कहाँ प्लान कर रहे थे? एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के ऊपर में। टारगेट वाला पार्ट अभी भी पेंडिंग है, आज शायद हम उसको कवर कर लेंगे। तो एंट्री स्टॉप लॉस हम कहाँ प्लान करते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। तो इन तीन टाइम फ्रेम का हमारे पास में ये रोल होता है। हमने कुछ एक ट्रेड भी डिस्कस करी थी, लाइक इन्फोसिस डिस्कस करी थी, एल्केम डिस्कस करी थी, टीआई तिलक नगर इंडस्ट्रीज डिस्कस करी थी। तो उन ट्रेड के अंदर में एक कल बात आई थी निकल के। एक बार मैं इन्फोसिस का चार्ट ओपन करता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर में हमने लोकेशन मार्किंग करी थी। क्विकली देख लीजिए, लोकेशन मार्किंग के लिए नियरेस्ट फ्रेश डिमांड और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई मार्क किया था, आप लोगों के सामने है। फिर हमने इसको थ्री इक्वल पार्ट के अंदर में डिवाइड कर दिया था यूजिंग रिट्रेसमेंट लाइन। डिवाइड करने के बाद में हमने इन तीनों एरिया को अलग अलग नाम दे दिया था।
लाइक बीच वाले को इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर हाई ऑन द कर्व, इसके नीचे लो ऑन द कर्व। डिमांड जोन को हमने वेरी लो ऑन द कर्व बोला था, सिमिलरली सप्लाई जोन को हमने वेरी हाई ऑन द कर्व बोला था। जो हाई ऑन द कर्व के ऊपर है वो वेरी हाई ऑन द कर्व, जो लो ऑन द कर्व के नीचे है वो वेरी लो ऑन द कर्व। इसके बाद में हम ये देख रहे थे कि करंट मार्केट प्राइस कहाँ है। हमने कल ही ये जान लिया था कि करंट मार्केट प्राइस चाहे कहीं पे भी हो सकता है कि वो कभी इक्विलिब्रियम में हो, कभी लो ऑन द कर्व में हो, वो मैटर नहीं करेगा। हमें ये देखना कि ट्रेंड क्या कह रहा है। कुछ एक रूल जरूर लिखे थे, वो रूल ये थे कि लो इन द कर्व में हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वेरी लो इन द कर्व में हम डेफिनेटली बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सिमिलरली हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व में हम सेल की तरफ जाते हैं और इक्विलिब्रियम में हम ट्रेंड देखते हैं। कल ही मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि आपको ऑलवेज ट्रेंड देखना ही देखना है। प्राइस अभी कहीं पे भी हो वो मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कल कि हम एग्जीक्यूशन में कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर हमें एग्जीक्यूशन मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं मिल रहा कुछ अच्छा तो हम ऐसे कचरे वाली ट्रेड को काम में नहीं लेंगे। ये चीज कल हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे ये वीकली की कैंडल है, यहाँ पे लोकेशन बन गया। कल एक पॉइंट निकल के आया था कि लोकेशन अगर बना है तो क्या एग्जीक्यूशन बनेगा ही बनेगा, क्या ये कंफर्म है क्या? जैसे कल वाली ये ट्रेड थी, हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन मिल गया था, बट ऐसा कोई रूल थोड़ी ना था कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन डेफिनेटली मिलता ही मिलता। हो सकता है कि प्राइस बिल्कुल गार्बेज की तरह धीरे धीरे ऊपर जा रही हूँ। मतलब जो ये मूव आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मूव धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट हो चुकी होती है ऐसे गार्बेज की तरह पे। एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर लोकेशन मिला है तो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ये एक मैंने वीकली कैंडल ड्रॉ करी है। अब वीकली कैंडल का यहाँ पे है ओपन और ये है क्लोज, हाई और लो भी मान लेते हैं इसी के आसपास में होगा, मैंने सिर्फ बॉडी पार्ट यहाँ पे बनाया। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वीकली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। इस वीक में ऐसा कुछ हुआ। अब ये देखिए, ये तो है वीकली कैंडल, ये वाली कैंडल, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि डेली जो कैंडल है, अब यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगी वो डिमांड जोन बनाए बनाए। हमें पता है कि एक वीकली कैंडल जनरली 5 डेली कैंडल से मिलकर बनी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 ही वर्किंग डेज होंगे, मंडे टू फ्राइडे। और वो 5 डेली कैंडल का ब्रेकडाउन कैसे भी हो सकता है, कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन में हमने पढ़ा था। उसके लिए मैं कुछ एक पॉसिबल सिचुएशन बना रहा हूँ कि डेली की कैंडल यहाँ पे कैसी कैसी हो सकती है। हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए कुछ इस टाइप से, ऊपर जाने के बाद में प्राइस जो है वो नीचे आए कुछ इस टाइप से, और नीचे आने के बाद में वो यहाँ पे एक बेस कैंडल बना दें। एंड इसके बाद में प्राइस जो है बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बना दे, और ये वीक क्लोज यहाँ पे। हम क्या समझे कि देखिए 5 ही डेली कैंडल है, और ये 5 डेली कैंडल का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हुआ। बात अभी भी वो की वही है कि यहाँ पे ओपन होना, यहाँ पे क्लोज होना। मंडे को प्राइस यहाँ ओपन हुई है और फ्राइडे को यहाँ क्लोज हो गई, बट जरूरी थोड़ी ना ये सिचुएशन होती। सेकंड सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि प्राइस ऊपर जा रही है वीक ओपन होते ही मंडे को, एंड देन उसके बाद में डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ एक बेस कैंडल बनाती है। अगले दिन वापस से गैप डाउन ओपन हो किसी भी वजह से और एक रेड कैंडल बना दें, उसके बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दें, और फिर वापस से एक ग्रीन कैंडल बना दे कुछ इस टाइप से। अगेन देखिए 5 कैंडल हो गई, लेकिन ये 5 कैंडल पहले वाली 5 कैंडल के कंपेरेटिवली अलग है। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद में अगेन एक रेड कैंडल बनी, और फाइनली वापस से एक ग्रीन कैंडल बन के वीक क्लोज हो गया। और एक सिचुएशन जो लास्ट है वो ये हो सकती है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद में अगले दिन एक बेस कैंडल बनाए, उसके अगले दिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए, फिर वापस से एक बेस कैंडल बनाए, और फिर जो फिफ्थ कैंडल है वो वापस से एक ग्रीन कैंडल बन जाए। अब समझने वाली बात यह है कि इन ऑल 5 केसेस में, इन ऑल 4 केसेस में
इसमें 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 एंड इसमें, इन सब के अंदर में आप ध्यान से देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस तो यही है ना, यहां पे ओपन होना कोई प्राइस और यहां पे जाके क्लोज होना। इसमें भी ऐसा ही हुआ, मंडे को यहां ओपन होना और फ्राइडे को यहां क्लोज होना। इन सब में ऐसा ही हुआ कि मंडे को यहां पे ओपन हो रही है और यहां जाके क्लोज हो रही है फ्राइडे को। और इन सब का रिजल्ट एक ही निकलेगा, ये वाली वीकली की कैंडल यहां से लेके यहां तक, इन सब का रिजल्ट सेम निकलेगा। लेकिन ये वीकली की कैंडल का ब्रेकडाउन कैसा भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास में जो काम की पिक्चर है वो कौन सी है, वो हमारे पास में क्या है, ड्रॉप बेस रैली रैली, सिर्फ ये वाली। यहां पे देखिए कोई डिमांड जोन बना ही नहीं। ये ग्रीन कैंडल बनती तो बात अलग होती है, रेड कैंडल बन गई तो डिमांड जोन बना ही नहीं। यहाँ पे अगेन कोई बेस कैंडल ही नहीं बनाई तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनी। यहाँ पे हमारे पास में डिमांड जोन बना है बिल्कुल, रैली बेस रैली और वापस से रैली बेस रैली। यहाँ पे जो लेग आउट का काम कर रही है इस वाले जोन के लिए लेग इन का काम, मतलब दो जोन बन गए यहाँ पे एंड यहाँ पे। लेकिन दोनों की वजह से क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है ना डिवाइड हो गई। ज्यादा बेटर होता कि दोनों बेस कैंडल पहले बन जाती और दोनों ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बाद में बन जाती, तो हम एटलीस्ट तो ये तो कहते हैं ना कि दो लेग आउट कैंडल हमारे जोन में, तो फिर ये पावरफुल होता। अभी दो डिमांड जोन जरूर है लेकिन एक सिंगल सिंगल लेग आउट कैंडल वो भी इतनी पावरफुल नहीं लग रही है। तो इसको ये कह सकते हैं कि डिमांड जोन तो दे दिया प्राइस ने, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ऐसे डिमांड जोन को हम थोड़ी ना कंसिडर करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर को कंसिडर करेंगे, इस वाली पिक्चर को भी शायद हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे कंसिडर ना करें। अब आप लोग अगर कोई ये कंफ्यूज हो रहा है सर वीकली वाले को डेली पे क्यों देख रहे हैं, हम तो 125 या 75 पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे बस कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए ये काम किया। अगर मैं 125 की कैंडल बनाता तो एक वीक के अंदर में ऑलमोस्ट 15 कैंडल, क्योंकि 5 वर्किंग डेज इनटू में 3 कैंडल इन ए डे, मुझे हर केस के लिए 15 कैंडल बनानी पड़ती। मैंने बस कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए मैंने ये डेली की कैंडल यूज में ली है। चाहे आप वो 15 कैंडल का ब्रेकडाउन कैसे भी कर लीजिए, वो हम ऑलरेडी 5th क्लास के अंदर में कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन में डिटेल में समझ चुके हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को समझाने का मतलब यही है कि अगर वीकली की कैंडल एक ऐसी बन रही है तो जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हमें जोन मिले, क्योंकि इस कैंडल का ब्रेकडाउन कैसे भी हो सकता है। हो सकता है कि हमें कोई जोन मिले भी और हो सकता है कि हमें कोई भी जोन ना मिले। और सिंप्लीफाई करता हूं, लेट्स सपोज 10 है। अब आप सब लोगों को पता है कि अगर 10 का टोटल हो तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ये भी 10 होता है। और अगर मैं बात करूं 10 के ही टोटल की, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 एंड प्लस 4 ये भी 10 हुआ। और इसी 10 के मैं टोटल की मैं बात करूं तो 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 7 ये भी 10 हुआ। एक लास्ट केस क्या हो सकता है, 4 माइनस 3 प्लस 0 प्लस 6 एंड प्लस 3 ये भी 10 हुआ। मतलब इन सभी का टोटल तो 10 ही आ रहा, लेकिन देखिए ब्रेकडाउन कैसे भी हो सकता है। यहाँ पे सारी कैंडल इक्वल 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 बनी है, यहाँ पे कुछ अलग सीक्वेंस है, लास्ट वाली कैंडल अच्छी है, यहाँ पे कुछ अलग सीक्वेंस है, यहाँ पे पहले ड्रॉप भी आया -3 का मतलब पहले ड्रॉप आया, फिर बेस कैंडल बना के एक अच्छी रैली आई और फिर वापस से सेकंड कैंडल में रैली रही। तो कहने का मतलब 10 का ब्रेकडाउन कैसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 5 बार 2 को जोड़ेंगे तो ही 10 आएगा, वो किसी भी तरह से आ सकता है। ये भी 10 की कैलकुलेशन है, ये भी 10 की कैलकुलेशन है। सिमिलरली इस वीकली कैंडल का ब्रेकडाउन भी कैसे भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें वहां पे डिमांड जोन मिले ही मिले। अब वापस से आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे ये चीज हो सकती थी कि बस ये बेस 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 कैंडल बनाती और वीकली कैंडल तो वैसी की वैसी रहती जैसे बनी है, लेकिन ये जोन हमारे पास में नहीं बनता तो नहीं बनता, बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटीज थी। और हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, ये एलकम का मंथली का डिमांड जोन था, वीकली पे हमारा ट्रेंड अप था और डेली के ऊपर में हमें ये डिमांड जोन मिला था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छी कैलकुलेशन हो गई, 10 की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी कैलकुलेशन हो गई और एक डिमांड जोन हमें मिल गया, मतलब एक अच्छा ब्रेकडाउन हो गया कैंडल का। यहीं पे ये क्या होता कि ये दो बेस कैंडल, इनमें से एक भी बेस कैंडल पहले ना बन के इस लेग आउट कैंडल के बाद में बनती। मतलब एक बेस कैंडल है फिर लेग आउट और फिर दूसरी बेस कैंडल यहाँ पे है इस वाले पॉइंट पे, तो क्या होता, कुछ पेंडिंग ऑर्डर यहाँ कुछ पेंडिंग ऑर्डर यहाँ, फिर हमारे ये शायद इतनी अच्छी पिक्चर काम की नहीं रहती। स्टिल हम ये कहते हैं हमारे पास में डिमांड जोन है, बट इस बार दो डिमांड जोन है। अब दो डिमांड जोन है, इतना बड़ा एंट्री स्टॉप लॉस तो रखेंगे नहीं।
आगे हो सकता है एलओटीएल करके प्ले करे, लेकिन वो अलग कंडीशन होंगी। बट आज तो हम यही जानते हैं ना कि अगर दो डिमांड जोन अलग अलग बन गए तो मतलब वहां पे पेंडिंग ऑर्डर में यूनिटी नहीं रही, और हमें तो पेंडिंग ऑर्डर में एक ही जगह पे यूनिटी चाहिए। अभी तो देखिए करंट सिचुएशन में तो यूनिटी है, बट अगर एक भी कैंडल ऊपर नीचे हो जाती है ना, सिर्फ एक कैंडल भी, कि ये लेग आउट कैंडल इस वाली बेस से बाद में बनती, पहले बनती, और इस लेग आउट के जस्ट बाद में ये दूसरी बेस बन जाती, तो ये पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती। और भी अच्छा क्या हो सकता था, और भी अच्छा ये हो सकता था कि यहां से इन कैंडल को ले लीजिए, ये जो बेस बेस बनी है ना, इन सबको यहाँ पे एक ग्रीन एक्साइटिंग बना दीजिए आप, और उसके बाद में ये जो रैली यहाँ पे है इसको चाहे फिर साइडवेज कर देते आप, थोड़ा बहुत डाउन भी ले आते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अल्टीमेटली वीक को तो आप वहीं की वहीं क्लोज करवा देते जहां पे क्लोज हुआ है, सॉरी मंथ को तो वहीं की वहीं क्लोज करवा देते जहां पे क्लोज हुआ। लेकिन हमें अगर 3 लेगआउट कैंडल मिल जाती तो फिर और भी अच्छा होता। तो ब्रेकडाउन कैसा भी हो सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं पे एक अच्छे पेंडिंग ऑर्डर का बंच मिलता है, तो हम उसे प्ले करेंगे, अदरवाइज प्ले नहीं करेंगे। अब इसके अंदर में कल मैंने ये पॉइंट को 2 से 3 बार बोला था आप सब लोगों को कि इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि लाइक कि मैं काफी देर से देख रहा हूं, मुझे कोई अच्छा जोन नहीं मिल रहा तो चलो ठीक है इस वाले जोन को ही मार्क कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। कल मैंने इसके ऊपर में काफी ज्यादा आप लोगों को ज्ञान दिया था, आज वापस से एक एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप ये ढूंढने बैठे हैं ना, MIT WIT QIT कोई भी ट्रेड ढूंढने बैठे हैं, तो आप ये मान लीजिए जो लिस्ट है ना आपके पास में, चाहे वो आपकी खुद की बनाई हुई लिस्ट हो, चाहे बिग ट्रेड लिस्ट हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे निफ्टी 500 हो, कोई भी क्यों ना हो, आप ये मान के चलेंगे कि आप स्टॉक्स की हायरिंग कर रहे हैं। आप स्टॉक्स की हायरिंग कर रहे हैं, आप अपने स्टॉक्स की हायरिंग के लिए HR है। जैसे कंपनी के अंदर में एक HR होता है ना, तो वो HR का क्या काम होता है कि एम्प्लॉय के अंदर में वो सारी क्वालिटीज देखना, एक अच्छी अच्छी क्वालिटीज देखना। तो आपको भी ये मान लीजिए कि आप अपने स्टॉक्स की हायरिंग कर रहे हैं, तो आपको हर एक वो क्वालिटीज के अंदर में देखनी है जो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और आपको कोई ये कहे कि आपको एक बेस्ट से बेस्ट टीम बनानी, सिर्फ बेस्ट से बेस्ट टीम, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं, ये देखिए सबकी सब एप्लीकेशन आपके पास में जो कि आपकी कंपनी में काम करना चाहते हैं, और आपको कोई कहे कि बहुत लिमिटेड फिल्टर करना है इनको, बहुत ही लिमिटेड बेस्ट से बेस्ट, तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट कर सको, जितने ज्यादा से ज्यादा आप इसमें रिजेक्ट कर सकते हैं कीजिए, तब जाके क्वालिटी निकल के आएगी। मतलब इस स्टॉक्स की हायरिंग में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, कोई भी ऐसे जोन मार्क करके ग्रुप पे शेयर नहीं करे, और ना कभी भी ऐसे जोन पे ट्रेड ले। क्वांटिटी में कुछ नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे हम लोगों को फोकस करना। ये मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को बोलता रहूंगा और बहुत सारे फैक्ट्स बताता रहूंगा, उसके क्या क्या एडवांटेज हमें मिलने वाले उन सब चीजों को। फिलहाल के लिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पे मंथली पे जोन मिलता है, लोकेशन मिलता है, तो हो सकता है कि डेली पे डिमांड जोन मिल भी जाए और ना भी मिले, नहीं मिलता तो हम छोड़ देते, दूसरे स्टॉक पे बढ़ते, और अगर हमें मिल गया तो हम चेक कर लेंगे कि कितना अच्छा है। अब कल हम यहीं पे थे और हम ये बात कर रहे थे कि डिमांड जोन तो मिल गया, लेकिन अब बात ये है कि ये डिमांड जोन लेने लायक है या नहीं। तो कल मैं आपको कह रहा था कि कल हम इस ट्रेड को कुछ स्कोर देंगे, कुछ नंबर देंगे, और उन नंबर के बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि इस ट्रेड को कितने नंबर मिले। अगर नंबर अच्छे मिले हैं तो फिर हम ये कहेंगे अच्छी ट्रेड है, हमें लेनी चाहिए, और नंबर खराब मिले हैं तो मतलब वो पुअर ट्रेड है। और ये नंबर के जो डिसाइड किस बिहाफ पे करेंगे उसके कुछ एक पैरामीटर्स होंगे, लाइक कि हमारे पास में लेग आउट कैंडल कितनी है, हमारे पास में बेस कैंडल कितनी है, हमारा लेवल फ्रेश है या नहीं है, कुछ इसी पैरामीटर के ऊपर में हम ट्रेड स्कोर डिसाइड करेंगे। तो क्योंकि ट्रेड स्कोर को डिस्कस करते हैं पहले, फिर वापस से इसी एग्जांपल पे आएंगे। मतलब जो भी एग्जांपल कल हमने डिस्कस करे थे उनको भी डिस्कस कर लेंगे और एक दो नए एग्जांपल भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रेड स्कोर। एक चीज पहले से क्लियर कर दूं, ट्रेड स्कोर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के ऊपर में। तो ऐसा कंफ्यूज ना हो कि लोकेशन टाइम फ्रेम पे भी देखना है, क्या नहीं देखना है, सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही देखना। ये हुआ ट्रेड स्कोर। कुछ एक पैरामीटर हैं, जो फर्स्ट पैरामीटर है उसको बोलते हैं फ्रेशनेस, और इधर की साइड में मैं लिख देता हूं पॉइंट। और फ्रेशनेस के केस में जो पहली कंडीशन है वो ये है, इफ लेवल इज फ्रेश। अगर हमारा लेवल कंप्लीटली फ्रेश है, हम डे वन से यही तो देख रहे हैं कि हमें लेवल फ्रेश चाहिए, तो हम इसको 3 नंबर देंगे।
इफ लेवल इज टेस्टेड वंस, अगर एक बार टेस्टेड है तो हम उसे 1.5 नंबर देंगे। इफ लेवल इज टेस्टेड ट्वाइस, लेवल का मतलब है जोन, तो फिर इसको हम 0 नंबर देंगे। कहने का मतलब ये कि अगर लेवल कंप्लीटली फ्रेश है तो 3 नंबर, एक बार वो टेस्ट हो चुका है तो 1.5 नंबर, दो बार या फिर दो बार से ज्यादा टेस्टेड हो चुका तो फिर उसे हम 0 नंबर देंगे। एक बार सारे पॉइंट में सारे पैरामीटर लिख देता हूं, फिर एक साथ में इनको क्लब कर देंगे। जो सेकंड पैरामीटर है वो आता है यहाँ पे स्ट्रेंथ का, कि हमारा जो जोन बना उसमें स्ट्रेंथ कैसी है। और इसके अंदर में जो पॉइंट है वो ये है, इफ प्राइस लीव्स द लेवल विथ टू एक्साइटिंग कैंडल। अगर कोई भी जोन हमारा बनता है और वो जोन दो एक्साइटिंग कैंडल वाला, तो फिर हम उसे 2 नंबर देंगे। इफ प्राइस लीव्स द लेवल विथ 1 एक्साइटिंग कैंडल, एंड गैप, तो अगेन हम इसे 2 नंबर देंगे। मतलब एक्साइटिंग कैंडल तो एक ही है लेकिन वो गैप के साथ में, तो फिर हम उसे अगेन 2 नंबर देंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि प्राइस जो है उसमें एक ही एक्साइटिंग कैंडल है और गैप भी नहीं है, तो फिर हम उसे 1 नंबर देंगे। ये भी लिख देता हूं, इफ प्राइस लीव्स द लेवल विथ 1 एक्साइटिंग कैंडल एंड नो गैप, या फिर बोल सकते हैं विदाउट गैप, तो फिर हम उसको 1 नंबर देंगे। तो अगेन स्ट्रेंथ में भी 3 पैरामीटर हो गए। एक बार क्विकली इनको समझेंगे, मैं लिख देता हूं बस एक बार। जो लास्ट पैरामीटर है, जो थर्ड है, वो क्या होगा? टाइम एट द बेस। मतलब इसकी कंडीशन होगी बेस कैंडल पे। इसका मतलब ये हुआ, इफ वी हैव 1 2 3 बेस कैंडल्स, अगर हमारे जोन में एक से लेके 3 बेस कैंडल है तो हम उसे 2 नंबर देंगे। इफ वी हैव 4 to 5 बेस कैंडल्स, अगर ऐसा कुछ है तो उसे 1 नंबर देंगे। इफ वी हैव मोर देन 5 बेस कैंडल्स, तो फिर हम उसे 0 नंबर देंगे। ये हो गए पैरामीटर, 3 पैरामीटर हैं और उसके लिए कुछ कंडीशन। अब क्विकली समझते हैं। 3 पैरामीटर, फ्रेशनेस, हमारा लेवल फ्रेश है या नहीं, सबसे पहले यही चेक करेंगे। और डे 1 से ये चीज तो मैंने आप लोगों को क्लियर रखी है कि आपको लेवल लेना ही वो है जो फ्रेश हो। अगर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो सेकंड क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं। हमें एक ऐसा जोन चाहिए जिसके अंदर में एक अच्छी स्ट्रेंथ हो। और स्ट्रेंथ को हम कैसे डिसाइड करते हैं? कि हमारी एक्सप्लोजिव कैंडल हो और मल्टीपल कैंडल हो। वही कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि अगर प्राइस के अंदर में 2 एक्साइटिंग कैंडल है तो फिर उसे 2 नंबर देंगे। अगर 1 एक्साइटिंग कैंडल है वो गैप के साथ में, तो अगेन 2 नंबर देंगे। लेकिन एक एक्साइटिंग कैंडल है उसमें गैप नहीं है, तो फिर उसे हम 1 ही नंबर देंगे। अब आप लोगों के माइंड में यार होगा, अगर 3 एक्साइटिंग कैंडल हो तो भी उसे 2 नंबर देंगे, 4 एक्साइटिंग कैंडल हो तो भी उसे 2 नंबर देंगे। कहने का मतलब ये कि स्ट्रेंथ का जो मैक्सिमम ट्रेड स्कोर जो है वो 2 ही है, 2 से ज्यादा नहीं नंबर दे सकते। और टाइम एट द बेस की बात करें तो 1 2 3 बेस कैंडल है, जो कि कम से कम हमें बेस कैंडल चाहिए किसी भी जोन के अंदर में। तो 1 2 3 बेस कैंडल है तो 2 नंबर देंगे। 4 to 5
बेस कैंडल है, तो इसका मतलब वो जोन अब वीक हो चुका, तो उसे हम 1 नंबर देंगे। और अगर 5 से ज्यादा है तो फिर हम उसे 0 नंबर देंगे। ये टाइम एट द बेस का नंबर 0 देंगे, बाकी जो उसमें स्ट्रेंथ वगैरह है उसके नंबर उसे मिल जाएंगे। मतलब इस कैटेगरी का नंबर उसका 0 हो जाएगा। इसमें भी एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1 2 3 बेस कैंडल, मतलब किसी में 1 बेस कैंडल और किसी में 3 है, तो क्या दोनों बात एक ही हुई क्या? यस, दोनों केस में नंबर 2 ही मिलेंगे। अब देखिए, इतना तो हम प्रैक्टिकली समझदार है ना, कि अगर किसी लेवल में एक बेस कैंडल है और किसी में 3 है, चाहे नंबर सेम हो लेकिन 1 वाला ज्यादा अच्छा है ना। और इतना भी हमें पता है कि भले ही 2 एक्साइटिंग कैंडल हैं, और 2 एक्साइटिंग कैंडल हैं तो भी 2 नंबर, और 3 एक्साइटिंग कैंडल है तो भी 2 नंबर, लेकिन हमें पता है 3 वाला और ज्यादा अच्छा होगा। भले मैक्सिमम नंबर मिल गए हो, लेकिन एक होता है ना कि मैक्सिमम नंबर के अंदर में भी कि ये चीज ज्यादा अच्छी है। और उनके अंदर में भी 2 एक्साइटिंग कैंडल में हम ये कहें कि वो 2 एक्साइटिंग कैंडल, एक तो सिर्फ एक्साइटिंग है और एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव है, तो वो भी देखते ही समझ में आ जाएगा कि भले ही 2 नंबर मिले हो, लेकिन ये 2 नंबर बहुत ही ज्यादा सॉलिड वाले मिले यहाँ पे। और ये वाली कंडीशन भी समझ लीजिए, अगर लेवल कंप्लीटली फ्रेश है, जो कि हमें हमेशा देखना ही देखना फ्रेश है, 3 नंबर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम की, न कि लोकेशन की। लोकेशन फिर भी कल मैंने आपको बोला था ना, किसी किसी केस में 25% टेस्टेड वाले को भी हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो एग्जीक्यूशन में तो ये 3 नंबर हमें ऑलवेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक बार भी टेस्टेड हो गया ना तो 1.5 नंबर रह जाएगा, और 2 बार से टेस्टेड होने के बाद तो वो काम का ही क्या रहा। देखिए, बिल्कुल हो सकता है एक बार टेस्ट होकर दोबारा चल जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, बट मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा और ना मैं आप लोगों को इसकी आदत डालने दूंगा। तो हमारी प्रायोरिटी ऑलवेज यही होगी। अब ये वाली जो टेबल बनी है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करी है, क्योंकि फ्रेशनेस हम डे 1 से पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ भी हम डे 1 से पढ़ रहे हैं, और टाइम एट द बेस भी हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था। तो इसके अंदर में ऑल 3 कंपोनेंट, ये सारे पैरामीटर जो हमें एक अच्छे जोन के लिए चाहिए, वो सबके सब कवर हो चुके हैं। क्विकली आप लोग मुझे बताइए कि मैक्सिमम ट्रेड स्कोर क्या हो सकता है किसी भी ट्रेड में? यस, जो मैक्सिमम ट्रेड स्कोर जो है वो हो सकता है किसी भी ट्रेड के अंदर में 7। नहीं कीर्ति, 8 कभी भी नहीं होगा, मैक्सिमम सिर्फ 7 ही हो सकता है। देखिए, समझते हैं इस चीज को। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि हमारा लेवल फ्रेश है, 3 नंबर मिल गए, इससे अच्छा और क्या होगा? और मैंने कहा कि 2 एक्साइटिंग कैंडल हो तो बहुत अच्छा जोन है, 3 एक्साइटिंग कैंडल है तो भी अच्छा जोन है, लेकिन नंबर तो फिर भी 2 ही मिलेंगे। चाहे 4 एक्साइटिंग कैंडल हो फिर भी नंबर 2 ही मिलेंगे। तो ये भी 2 नंबर मैक्सिमम ले लिए, 3 + 2 5 हो गए। और चाहे 3 बेस कैंडल हो चाहे 1 बेस कैंडल हो, मिनिमम 1 बेस कैंडल तो होगी होगी ना जोन के अंदर में, तभी वो जोन होगा। तो इस कंडीशन के अंदर में भी मैक्सिमम नंबर 2 ही मिल सकते हैं। तो 3 + 2 + 2, मैक्सिमम नंबर हुए 7। तो हम ये कहेंगे कि जो भी जोन 7 आउट ऑफ 7 होगा ना, वो बहुत अच्छा जोन होगा। जो भी जोन 7 आउट ऑफ 7 होगा वो बहुत ही अच्छा जोन होगा। इसको भी समझ लेते हैं। चार्ट पे आने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। एक ड्रॉप है, ड्रॉप के बाद में मैंने यहाँ पे एक बेस बना दिया, और मेरे को 4 डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट करने हैं, तो इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं। और इसके जस्ट बाद में, मतलब लेगिन हो गई, बेस कैंडल हो गई, और इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल है वो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कंडीशन सेम है एज इट इज, चाहे इन्हीं को आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए, लेकिन एक साथ में चीज और है कि बस बेस कैंडल ज्यादा है। देखिए, लेग आउट तो मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बेस कैंडल जो है ना वो ज्यादा है यहाँ पे। कुछ इस टाइप से है, 4 बेस कैंडल है। और यहाँ वाला जो केस है नीचे वाला, वो किस टाइप से है कि हमारे पास में जो लेग आउट कैंडल है वो कुछ ऐसी है। और इस वाले केस के अंदर में एज इट इज इसी को कॉपी कर लेते हैं।
और सिर्फ सिंगल लेग आउट है। अब ये वाली जो पिक्चर है इसको हम बोल देते हैं पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, ये हो गए पिक्चर नंबर 3, ये हो गए पिक्चर नंबर 4। आप लोगों को ये बताना है कि पिक्चर नंबर 1 2 3 4 इनके मैक्सिमम ट्रेड स्कोर इनमें क्या क्या बन रहे हैं। एक कंडीशन मैं आपको पहले से दे रहा हूं कि ये सारे के सारे लेवल कंप्लीटली फ्रेश हैं। एक बार के लिए ये एक्सेल देख लीजिए यहाँ पे, और मैंने ये पैरामीटर पहले से दे दिया कि लेवल आपका कंप्लीटली फ्रेश है, तो इस नंबर को तो फ्रेश ही लेके चले, क्योंकि यहाँ पे देखते ही ये चीज समझ में आ रही है ना कि प्राइस इस जोन में नहीं आई है। प्राइस तो अभी जोन में आएगी डाउन, तो अभी नहीं आई है। मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं ना कि प्राइस यहाँ पे आके चल चुकी है एक बार। ऐसा कहता तो फिर आप उसका अलग तरह से ट्रीट करते से। अभी तो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल पिक्चर जो वो सभी में ये है, और ये सारे के सारे लेवल कंप्लीटली फ्रेश हैं। आप मुझे ये बताइए कि पिक्चर नंबर 1 को कितने ट्रेड स्कोर मिलने चाहिए। ओके 7। पिक्चर नंबर 2 को, पिक्चर नंबर 2 को आप लोग बोल रहे हैं 6, ठीक है। पिक्चर नंबर 3, अरे वाह, पिक्चर नंबर 3 में सभी लोग सही हैं। अरे मैंने सही बोला है, तो अब कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। अब लोगों को डाउट होने लगा कि हमने सही तो लिखा ना, अब कुछ लोग 5 लिखने लग गए। मतलब एक बार कंफर्म करवा लो, खुद पे डाउट कर लेते हो यार। पिक्चर नंबर 4 का बताइए। ओके, पिक्चर नंबर 5 का कुछ लोग 5 लिख रहे हैं, कुछ लोग 6, ज्यादातर तो 5 ही लिख रहे हैं। मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो सही हैं हर एक पिक्चर के अंदर में। ओके, अब रुक जाइए, अब ध्यान से सुनिए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मे भी कुछ लोगों को बहुत इजी था तो समझ में आ गया होगा, बट स्टिल मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार के लिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 नंबर ऑलरेडी है, क्योंकि सारे लेवल फ्रेश हैं, तो 3 नंबर तो ऑलरेडी है फ्रेशनेस वाले, ये वाले। अब हमें ये देखना है कि स्ट्रेंथ वाइज लेवल कैसा है, और हमें ये देखना है कि बेस कैंडल कैसी है। ये 3 पैरामीटर ही तो है यहाँ पे। हो सकता है आज अगर थोड़ा सा भी इनमें कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार लिखते के साथ ही बिल्कुल खत्म, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है एकदम से। 3 नंबर ऑलरेडी हो गए फ्रेशनेस के, प्लस यहाँ पे 2 एक्साइटिंग कैंडल है, मतलब 2 लेग आउट कैंडल है, तो हम मैक्सिमम नंबर 2 दे देंगे। अगर 3 भी होती तो भी मैक्सिमम नंबर इसका 2 ही रहता। प्लस बेस कैंडल इसमें लेस देन 3 है, तो अगेन 2 नंबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस लेवल को हम बोल सकते हैं कि ये 7 आउट ऑफ 7 लेवल है। अगर मैं बात करूं पिक्चर नंबर 2 की, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में लेवल तो कंप्लीटली फ्रेश था, 3 नंबर। लेग आउट कैंडल भी 2 है, तो अगेन 2 नंबर। लेकिन इस बार जो है बेस कैंडल ज्यादा है। बेस कैंडल लेस देन 3 नहीं है, बेस कैंडल जैसे बोला था ना 4 to 5 होना, तो यहाँ पे 4 कैंडल है, तो यहाँ पे एक नंबर कम हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे 1। तो ये हो गया 6 आउट ऑफ 7। अगर पिक्चर नंबर 3 की बात करूं, तो अगेन लेवल कंप्लीटली फ्रेश है, तो 3 नंबर मिलेंगे। सात के अंदर में यहाँ पे लेग आउट कैंडल तो एक ही है, लेकिन आप देखेंगे वो गैप के साथ में है। लेग आउट कैंडल एक ही है लेकिन वो गैप के साथ में है। अब तो यहाँ पे हम नंबर दे देंगे इसको अगेन 2। और बेस कैंडल अगेन लेस देन 3 है, तो अगेन 2 नंबर, तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि 7 आउट ऑफ 7, अच्छा जोन हुआ। अगर मैं फोर्थ वाले की मैं बात करूं, तो यहाँ पे लेवल फ्रेश था, 3 नंबर मिल गए। लेग आउट कैंडल की बात करूं, तो एक ही सिंगल लेग आउट कैंडल है और कोई गैप भी नहीं है, तो इसे 1 नंबर ही मिलेगा। और साथ में टाइम एट द बेस की बात करूं, तो अगेन 4 बेस कैंडल है, तो मतलब अगेन 1 नंबर ही मिलेगा, एक नंबर फिर से कम हो गया। तो इसमें 2 नंबर कम हो गए, एक तो स्ट्रेंथ का और एक टाइम एट द बेस का, तो इसे हम कहेंगे 5 आउट ऑफ 7। अब ये देखिए, ये चारों पिक्चर और ये ट्रेड स्कोर इतना अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है कि बाय डिफॉल्ट जिसके जितने अच्छे नंबर होंगे ना, वो लेवल उतना ही अच्छा होगा। हमें पता है कि अगर हमारा कोई भी लेवल 7 आउट ऑफ 7 है, तो उसके अंदर में वो लेवल कंप्लीटली फ्रेश था, वही हमें चाहिए। मैक्सिमम लेग आउट कैंडल है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लेग आउट कैंडल है, मिनिमम 2 लेग आउट कैंडल अगर हो तो वो जोन अच्छा हो जाता है। तो 2 लेग आउट कैंडल है और बेस कैंडल भी कम से कम है।
तो हो गया ना लेवल अच्छा 7/7 वाला। लेकिन थोड़ा बहुत भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया, जैसे कि लेवल तो फ्रेश था, लेगआउट कैंडल भी दो दो थी, लेकिन बेस कैंडल एक ना रह के 4 हो गई। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगी ना क्वालिटी, तो फिर एक नंबर कम हो गया, 6/7 हो गया। यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, भले ही एक ही लेगआउट कैंडल है, एक ही एक्साइटिंग कैंडल है, लेकिन वो गैप के साथ में, तो गैप को भी हम एक काइंड ऑफ एक लेगआउट कैंडल ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, बेस कैंडल भी मिनिमम ही है, 1 ही बेस कैंडल है, तो हम यही कहेंगे कि ये भी 7/7 है। और इस वाली मैं पिक्चर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए फ्रेश था हमारा, ये कंडीशन तो हम लेके चल रहे थे, लेकिन लेग आउट कैंडल जो है वो एक ही रही, यहाँ पे दो नहीं रही। तो स्ट्रेंथ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज और बेस कैंडल भी अगेन 4 है, तो एक क्वालिटी और कॉम्प्रोमाइज। तो मतलब आउट ऑफ 3 दो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं, उन दोनों के 1 1 नंबर कम हो गए, 5/7 ही बचा। तो इतना अच्छा प्रैक्टिकली प्रूवन सेटअप हो गया कि जो 7/7 है ना वो बेस्ट होगा ही होगा। अब इतनी समझदारी हम में आनी चाहिए कि इन सब चीजों को पढ़ने के बाद में कि 7/7 के अंदर में भी ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दो से भी अच्छी लेगआउट कैंडल हो, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेगआउट हो, दो तो है लेकिन दोनों की दोनों बहुत एक्सप्लोजिव हैं, होगा वो भी 7/7, लेकिन इससे और अच्छा मानेंगे हम फिर उसे। ऐसा नहीं कि फिर आप उसको 7.1 बोलने लग जाए, बोलेंगे 7/7 ही ताकि कंफ्यूज ना हो। लेकिन हमें समझ में आ गया ना कि दो एक्सप्लोजिव लेगआउट कैंडल होना वो एक अच्छी बात है, और बैक टू बैक 3 या 4 लेगआउट कैंडल होना तो फिर वो और भी अच्छी बात है। तो इतना हमें होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई कैंडल है, ये दो कैंडल, अब ये दोनों के दोनों लेगआउट कैंडल बिल्कुल कुछ ऐसी हैं, स्मॉल स्मॉल, कहने को लेगआउट हो गई, आपने कह दिया कि 2 लेगआउट कैंडल है सर इसके अंदर में, तो 7/7 हुआ। और एक तरफ मेरे पास में कोई दूसरा जोन है, उसमें एक ही लेगआउट कैंडल है, उसी पिक्चर में मान लीजिए किसी हम कोई WIT या MIT ट्रेड ढूंढ रहे हैं, और उसी पिक्चर के अंदर में दो जोन है, एक में तो ऐसी दो लेगआउट कैंडल है ये वाली, और एक जोन के अंदर में सिंगल लेगआउट कैंडल है और वो कुछ इस टाइप से है। तो सिंगल लेगआउट कैंडल वाला कौन सा हुआ, 6/7। लेकिन हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 6/7 भी इस 7/7 से ज्यादा वर्थ है, ये वाला अच्छा हुआ ना। तो ऐसा नहीं है कि 6/7 वर्थ नहीं होगा, अगर लेग आउट ही कैंडल सिंगल है, अब इसी को दो में डिवाइड कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता, हमें पता कि अगर एक है तो और भी अच्छी बात है ना, अगर वो एक ही इतनी अपने आप में पावरफुल है तो 6/7 को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं जब भी कभी बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा ऐसे ही कि आपकी प्रायोरिटी 7/7 होनी चाहिए। उस 7/7 का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी दो लेग आउट कैंडल को कंसिडर करें, और ऐसा भी नहीं कि कोई 6/7 है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस की एक ही लेग आउट कैंडल है लेकिन वो बहुत एक्सप्लोजिव है, लेकिन लेग आउट एक ही रह गई, तो 6/7 को आप छोड़ दें। मेरे 7/7 का मतलब होगा बोलने का कि वो बेस्ट लेवल होना चाहिए, फिर चाहे वो 6/7 हो, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के पर्पज से ऑलवेज 7/7 वर्ड ही यूज में लूंगा। फिर आप खुद समझ जाना कि यहाँ पे बात हो रही है एक बेस्ट जोन की। क्योंकि हमारी एक्चुअल पिक्चर के ऊपर में आते हैं, ट्रेड यही तो ढूंढी थी हमने। इस पिक्चर को देखते हुए आप लोग बताइए कि इसके अंदर में ट्रेड स्कोर कितने हैं। बहुत अच्छा, एक भी गलत आंसर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सबके सब लोग जो हैं वो 7/7 लिख रहे हैं, इसका मतलब मैं ठीक पढ़ाता हूँ ना। 6 क्लास में तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं लिख रहे थे। यस, मैं ठीक पढ़ाता हूँ वो भी है, लेकिन आप अच्छे से समझ रहे हैं वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ में जैसे उतना है कि एक अच्छा लिसनर बन के सुनना, तो आप इतना अच्छे तरीके से सुन रहे हो उस वजह से चीजें समझ में आ रही हैं। और 6 क्लास वाकई में टफ थी, कल वो इजी हो गई, और धीरे धीरे जितने एग्जाम्पल डिस्कस करते जाएंगे वो और इजी होती चली जाएगी। चलो ठीक है, वापस से फोकस करते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट ही करेंगे। इन्फी पे आते हैं।
WIT ट्रेड थी इन्फी के अंदर में, वीकली का लोकेशन है, डिमांड जोन का, सप्लाई जोन का, ट्रेंड हमारा अप था और 125 मिनट पे एक एग्जीक्यूशन था। और एग्जीक्यूशन पे ट्रेड स्कोर चेक करेंगे। ये रही आपके सामने ट्रेड, और इसका क्विकली आप मुझे बता दीजिए ट्रेड स्कोर क्या होगा। यस, 7 आउट ऑफ 7। 7 आउट ऑफ 7 क्यों? देखिए लेवल में अभी हमारी एंट्री को प्राइस टच करके ऊपर गई नहीं है, तो यही कहेंगे लेवल कंप्लीटली फ्रेश और हम उसका वेट कर रहे हैं। फ्रेशनेस के साथ साथ में अच्छी बात क्या है, लेग आउट भले ही एक हो लेकिन गैप के साथ में है। लेग आउट भले ही एक है लेकिन गैप के साथ में है। तो अगेन टूल नंबर हो गए। और टाइम एट द बेस की बात करें तो दो ही बेस कैंडल मतलब लेस देन 3 है। तो इसके अंदर में सारे नंबर मिल गए ना इस वाले जोन को भी। 3 फ्रेशनेस के, +2 स्ट्रेंथ के, +2 टाइम एट द बेस के, इसका मतलब 7 आउट ऑफ 7 हो गया ये भी। एक ये ऊपर वाला कल मैंने ऐसे मार्क किया था, अगर आज मुझे इसके नंबरिंग देनी हो, चलो ठीक है एक बार के लिए बोल देते हैं फ्रेश है, हो सकता है टेस्टेड हो गया वीक टू वीक। एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि बॉडी टू वीक लेने वाले हैं हम इस लेवल को, क्योंकि घटिया सा लेवल है, और मैं इसको ये कहूं कि लेवल फ्रेश है, तो 3 नंबर दे देंगे। अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, गैप जरूर है लेकिन लेग आउट कैंडल है ही नहीं, हमें तो प्रॉपर एक्साइटिंग कैंडल चाहिए, तो यहाँ पे इसको एक ही नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि बेस कैंडल के बाद में अनदर बेस कैंडल है, सिग्निफिकेंट वाले को भी आप 2 नंबर दे दें, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद में गैप के बाद में प्रॉपर लेग आउट कैंडल होती तो ही 2 नंबर देते, जैसे यहाँ पे है। अगर बेस कैंडल ही बन के रह गए तो फिर इसे 2 नंबर नहीं देंगे, तो फिर एक ही नंबर होगा। और टाइम एट द बेस की हम जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 ही बेस कैंडल है, तो 6 आउट ऑफ 7 हो गया। लेकिन ये 6 आउट ऑफ 7 में भी मजा नहीं आ रहा, देखते ही समझ में आ रहा कि मजा नहीं आ रहा। एक 6 आउट ऑफ 7 कुछ इस वजह से होता है कि भले ही यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं 4 बेस कैंडल दे देते हैं, या फिर बेस कैंडल 2 ही रखते हैं, और एक ही कैंडल होती है और वो बहुत ही एक्सप्लोजिव होती है, एक ही कैंडल, तो 6 आउट ऑफ 7 में भी मजा आ जाता, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इससे जो पहले वाला एग्जाम्पल था उसका ट्रेड स्कोर वैसे तो आप सब लोगों को समझ में आ गया, बट फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बार मैं यहाँ पे भी बता दूं, लेवल कंप्लीटली फ्रेश है, क्योंकि प्राइस टेस्ट करके ऊपर नहीं गई है, तो 3 नंबर। स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो बैक टू बैक 2 एक्साइटिंग कैंडल है, तो 2 नंबर। और टाइम एट द बेस की बात करूं तो लेस देन 3 बेस कैंडल है, अगेन 2 नंबर। तो ये भी हो जाएगा हमारा 7 आउट ऑफ 7 नंबर। 3 +2 +2, 7 आउट ऑफ 7। तो 7 आउट ऑफ 7 के ऊपर में ही हमारा फोकस रहेगा ऑलवेज, और 7 आउट ऑफ 7 जहां पे आपको नहीं मिलता है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कि कल कुछ एक चीजें थी जो कल ही क्लियर हो गई थी, बट जैसे मैंने बताया था ना कि आज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कि हम ये कह रहे थे कि हम डायरेक्टली एक एग्जीक्यूशन बेस्ड ट्रेड क्यों नहीं ले रहे। जब एक ऐसा अच्छा एग्जीक्यूशन मिल जाता है तो उसमें भी क्या दिक्कत थी, एक डायरेक्टली अच्छा एग्जीक्यूशन बेस्ड ट्रेड भी ले सकते हैं। हमें लोकेशन की क्या जरूरत है, तो कल ही मैंने आपको बता दिया था लोकेशन का सपोर्ट लेते हुए हम एग्जीक्यूशन बेस्ड ट्रेड ले रहे हैं। सपोर्ट तो अभी भी हमारे लोकेशन का ही है, और साथ में हम ट्रेंड का भी सपोर्ट ले रहे हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक एग्जीक्यूशन बेस्ड ट्रेड ले रहे हैं, हम उन तीनों चीजों का सपोर्ट ले रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि उन दोनों चीजों के सपोर्ट के बिना डायरेक्टली एग्जीक्यूशन के ऊपर में ट्रेड ले लें। कि आप लोग सोचें कि 7 आउट ऑफ 7 तो ये मिल ही रहा है ना यहाँ पे, तो 7 आउट ऑफ 7 पे डायरेक्टली ट्रेड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। लोकेशन और एग्जीक्यूशन दोनों चीजों का कॉम्बो ही बेस्ट रिजल्ट देगा, मतलब ये कि जो हायर टाइम फ्रेम है ना, वो आपको चाहिए चाहिए। इस मार्केट में पूरा रोल ही हायर टाइम फ्रेम का है, बड़ी पिक्चर का है, लोकेशन मार्किंग का है। हायर टाइम फ्रेम पे ही पूरी टॉप डाउन अप्रोच टिकी है आने वाली क्लासेस की। तो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट तो होना ही होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन बेस्ड ट्रेड लेंगे, लोकेशन को हम प्रायोरिटी देंगे ही देंगे। उसके पीछे रीजन है, एक प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से समझाऊं मैं आपको, तो ये उस चीज के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा। आप में से कितने लोगों ने महाभारत देखी है? ओके, किसी ने हो सकता टीवी पे देखी हो, किसी ने हो सकता पढ़ी हो, किसी ने हो सकता सुनी हो। जरूरी नहीं बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर में, बट कुछ कुछ तो याद होगा ना।
इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। यस, मैं उसी महाभारत की बात कर रहा हूँ जो किसी के घर में अगर होती है, ऑफिस में होती है, उस वाली महाभारत की बात नहीं कर रहा। अब देखिए, महाभारत के अंदर में हमें पता है कि बेसिकली हमारे पास में, देखिए ज्यादा डिटेल में जाने की ऐसी जरूरत नहीं कि मैंने पूरी नहीं देखी तो मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा। हमें पता है कि बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर महाभारत में कौन कौन से थे, वो चीजें वो डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि इसको धर्म के साथ में रिलेट करें कि यही एग्जाम्पल क्यों। सभी धर्म बिल्कुल इक्वल हैं। सभी धर्म बिल्कुल इक्वल है और मैं सारे धर्मों की बिल्कुल बराबर रेस्पेक्ट करता हूं। बस ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल है इस चीज को रिलेट करने के लिए और आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ में। इस महाभारत के अंदर में क्या था, बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। उनके अंदर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, एक तो श्री कृष्णा का। आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, मैं समझा रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ थे श्री कृष्णा और दूसरी तरफ कौन थे, भीष्म पितामह। और श्री कृष्णा किसको सपोर्ट कर रहे थे, अर्जुन को। और भीष्म पिता किसे सपोर्ट कर रहे थे, दुर्योधन को। यहां पे मैं लिख देता हूं श्री कृष्णा, अर्जुन, भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह सपोर्ट कर रहे थे दुर्योधन को। अब और भी थे कैरेक्टर, युधिष्ठिर, भीम, गुरु द्रोण। बट एक बार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 कैरेक्टर के ऊपर में चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे पूरी महाभारत के अंदर में। अब हमें पता है कि इस महाभारत के अंदर में अगर श्री कृष्ण ना हो, यहाँ पे एक बार श्री कृष्ण ना हो, तो यहाँ पे अर्जुन के जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर श्री कृष्ण ना हो तो अर्जुन के जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। या फिर मैं ये कहूं, भीष्म पितामह ना हो तो दुर्योधन के जीतने के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर ही हैं। मतलब अर्जुन को पूरा सपोर्ट किसका था, श्री कृष्ण का। और दुर्योधन को पूरा सपोर्ट किसका था, भीष्म पितामह का। तो श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का तो सबसे बड़ा रोल था ना पूरी महाभारत के अंदर में। एक बार के लिए अर्जुन और दुर्योधन ना भी हो तो भी पूरी महाभारत के अंदर में रोल तो इन्हीं का था ना। नो डाउट महाभारत तो पूरी इन्हीं से स्टार्ट हुई, इन दोनों से। लेकिन अर्जुन को सपोर्ट श्री कृष्णा कर रहे हैं, और अगर श्री कृष्णा ना हो तो शायद अर्जुन का जितना इतना पॉसिबल नहीं हो। और अगर दुर्योधन को सपोर्ट भीष्म पितामह करना हो तो शायद दुर्योधन का भी इतना टिकना बिल्कुल पॉसिबल ना हो। अब ये मान लीजिए जो श्री कृष्णा है ना, वो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर में डिमांड जोन के लोकेशन है। और जो अर्जुन है वो है हमारे पास में डिमांड जोन के एग्जीक्यूशन। भीष्म पितामह है वो है सप्लाई जोन के लोकेशन। और जो दुर्योधन है, सप्लाई जोन एग्जीक्यूशन। मतलब हमने यहाँ पे चारों चीजें लिख दी जो हम स्टॉक मार्केट के अंदर में सीख रहे हैं। हमारा काम किससे पड़ रहा है, लोकेशन से। डिमांड जोन, सप्लाई जोन का लोकेशन, करो मार्किंग में हम वही करते हैं और फिर जाके हम एग्जीक्यूशन देखते हैं। अब इस एग्जीक्यूशन के अंदर में हमें पता है कि लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप डायरेक्टली एक एग्जीक्यूशन बेस्ड ट्रेड ले रहे हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आप अर्जुन को प्ले कर रहे हैं।
अब जो मैं अभी बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले कि 7 आउट ऑफ 7 पे डायरेक्टली ट्रेड क्यों नहीं ले रहे, 7 आउट ऑफ 7 अच्छा होने का मतलब ये कि अर्जुन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 7 आउट ऑफ 7 होने का मतलब ये। बट स्टिल अगर श्री कृष्णा का सपोर्ट नहीं है तो अर्जुन चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, और ऑपोजिट साइड के अंदर में दुर्योधन को अगर भीष्म पितामह का सपोर्ट है, तो क्या अर्जुन के जीतने के चांसेस बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्योंकि आपको पता है भीष्म पितामह का कितना बड़ा रोल था पूरी महाभारत के अंदर में, और बिल्कुल धर्म संकट में डाल के वहां पे भीष्म पितामह को हटाया गया था। तो भीष्म पितामह का बहुत बड़ा रोल था ना यहाँ पे। तो आप गाइस आवाज आ रही है सभी लोगों को? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, क्या हुआ बेसिकली, इंटरनेट चला गया था और मुझे क्विकली फिर दूसरे ब्रॉडबैंड के अंदर में शिफ्ट करना पड़ा। मतलब बिना कोई रीजन के अचानक से बस इंटरनेट बंद। अब देखिए ऐसा कभी भी हो सकता है, क्या कर सकते हैं। बट अच्छी बात यह कि बैकअप के लिए दूसरा ब्रॉडबैंड था तो क्विकली उसमें स्विच कर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, 1% भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा बहुत तो महाभारत का फर्क पड़ेगा ना। ओके, वापस से एग्जाम्पल पे आते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं। मे बी कि मैं बोलता जा रहा था और आवाज शायद पहले से ही गायब हो गई हो, तो क्विकली हो सकता है कि कोई चीज पढ़ चुके हैं उसको वापस से थोड़ी सी रिपीट करनी पड़े, डोंट वरी। तो एक बार वापस से सभी लोग फोकस कीजिए यहाँ पे। आरव बोल रहे शकुनी आ गया था। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे हम कि
अगर प्राइस के अंदर में डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन है, मतलब अर्जुन अर्जुन है और अर्जुन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7 आउट ऑफ 7 है, बट अगर अर्जुन को श्री कृष्णा का सपोर्ट नहीं है तो फिर चाहे अर्जुन कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ऑपोजिट साइड के अंदर में ये दोनों हैं, तो हमारे अर्जुन के स्टॉप लॉस होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि यहाँ पे दुर्योधन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 7 आउट ऑफ 7 है, बहुत अच्छा लेवल है सप्लाई जोन के एग्जीक्यूशन का, लेकिन सप्लाई जोन का लोकेशन नहीं है, मतलब भीष्म पितामह का सपोर्ट नहीं है, तो दुर्योधन कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो क्या कर लेंगे। अगर ऑपोजिट साइड में ये दोनों है तो दुर्योधन के हारने के पूरे पूरे चांसेस है वहां पे। कहने का मतलब ये कि डिमांड जोन के एग्जीक्यूशन को श्री कृष्णा का सपोर्ट चाहिए, सप्लाई जोन के एग्जीक्यूशन को भीष्म पितामह का सपोर्ट चाहिए, और अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर वहां पे मतलब कोई ना कोई चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है। चलिए चार्ट पे समझते हैं इस चीज को वापस से। एग्जाम्पल ओपन करता हूं, सबसे पहले एक ऐसा एग्जाम्पल ओपन करते हैं जिसके अंदर में भीष्म पितामह और श्री कृष्ण दोनों के दोनों। अब देखिए यहाँ पे यही तो हुआ, ये रहे श्री कृष्ण और ये रहे भीष्म पितामह। यहाँ पे भी क्विकली लिख देता हूं, डिमांड जोन का लोकेशन का मतलब ये कि यहाँ पे ये है श्री कृष्ण,